हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। जो भी नोट्स आपको दी जा रही हैं वो शायद अगर थोड़ा सा पढ़ लेंगे आप तो कहीं ना कहीं आपके वो फ़ायदे आपके वो काम में आएंगे, क्योंकि जो भी नोट्स आपको पहले दी जा चुकी हैं सिर्फ उन्हें समझाने का काम अभी हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपने नोट्स को पढ़ रहे होंगे और नहीं पढ़ रहे हैं तो अभी भी पढ़ना चालू कर दें। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जो सबसे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको रिकैप दे देता हूँ कि हम लोगों ने इसकी पहली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ रखा था। तो जो इसका पहला क्लास था वो था हमारा इलेक्ट्रिक करंट के प्रकार पे था। ठीक है, क्या था? इलेक्ट्रिक करंट के प्रकार। अभी भाई इलेक्ट्रिक करंट का प्रकार क्या है? तो दो थे हमारे, डीसी थे और एसी थे। डायरेक्ट करंट वो चीज थी जिसकी दिशा और मैग्नीट्यूड वैल्यू दोनों क्या थी? बराबर रह रही थी, चेंज नहीं हो रही थी। और एसी क्या था? एसी वो चीज थी जिसकी दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों क्या है? बदल रही थी समय समय के अंतराल पर, बराबर समय के अंतराल पर। किस पे क्या है? बदल रही थी बराबर समय के अंतराल पे। अब क्या है कि इसमें आप पढ़े थे हम लोग इन दोनों का अंतर क्या था। ठीक है, फिर क्या थे? कुछ उपकरण थे जो कि हमारे एसी करंट वाले उपकरण थे, कि कौन कौन से आपके एसी करंट वाले हैं, ट्रांसफार्मर थे, बल्ब वगैरह थे, ये सब चीजें थी। और कुछ थे हमारे डीसी उपकरण, कौन कौन से आप हमारे जो उपकरण हैं जो कि डीसी के सिद्धांत पे काम कर रहे होते थे। ठीक है, ये सब थे आपके, जैसे कि रिमोट हो गई, लैपटॉप हो गई, आपकी छोटी छोटी जो मोटरें होती हैं, खिलौने खिलौनों वगैरह की, वो हो गई, आपके सेलफोन हो गए। फिर पढ़े थे हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में। रेसिस्टेंस क्या था कि किसी भी विद्युत के प्रवाह का जो विरोध करेगा, जैसे क्या है कि ये विद्युत की प्रवाह इधर से हो रही है और ये क्या कर रहा है? इसका विरोध कर रहा है। इधर से ये आ रही है, इसका ये विरोध कर दे रहा है। इसको बढ़ने में, मतलब बढ़ तो रहा है लेकिन क्या है, थोड़ी सी दिक्कत कर रही है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका रेसिस्टेंस, या फिर इसको हम बोल सकते हैं प्रतिरोध। अब आज का जो टॉपिक है वो क्या है हमारा? शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो है लॉज ऑफ रेसिस्टेंस, मतलब प्रतिरोध के नियम। ठीक है, क्या है, जैसे कि प्रतिरोध तो होता है लेकिन क्या है कि प्रतिरोध के भी कुछ नियम है। नियम कहने का मतलब ये है कि कुछ इसके रीति रिवाज हैं, कुछ इसके हिसाब किताब हैं, जिसके हिसाब से जो प्रतिरोध है वो वेरी करता है, कम होता है, ज्यादा होता है। तो इनको हम लोग आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या लिखा हुआ है कि अगर किसी सुचालक की लंबाई बढ़ जाती है, क्या लिखा हुआ है? किसी सुचालक की लंबाई, लंबाई क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया है कि अगर किसी सुचालक की लंबाई बढ़ जाती है तो उसका प्रतिरोध भी, या फिर रेसिस्टेंस बोल सकते हैं, प्रतिरोध भी उसी के अनुपात में बढ़ जाता है। ध्यान देंगे यहाँ पे, उसी के अनुपात में। मतलब क्या हुआ है कि अगर कोई सुचालक है, कोई कंडक्टर है, उसकी अगर लंबाई अपन बढ़ा देते हैं, ठीक है, लंबाई क्या किया हमने? थोड़ी सी बढ़ा दी हमने, तो होगा क्या कि जिस प्रकार से उसकी लंबाई बढ़ेगी उसी के हिसाब से उसकी जो रेसिस्टेंस है, उसका जो प्रतिरोध है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे क्या एग्जांपल के तौर पर बताऊंगा आपको। जैसे क्या है कि ये हमारे पास एक वायर है, ठीक है, देख रहे होंगे वायर को। तो इतना लंबा जो वायर है हमको, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है कि अगर इसकी जो लंबाई इतनी अभी है तो इसकी रेसिस्टेंस कुछ और होगी, या फिर इसका जो प्रतिरोध होगा वो कुछ और होगा। लेकिन अगर हम इसी तार की लंबाई को आधा कर देते हैं, सपोज काट करके क्या किया, हम इसको छोटा कर दिया, आधा कर दिए। ठीक है, क्या किया, हम इसको तार को लंबाई का आधा कर दिए। तो उस केस में क्या होगा? इसकी जो प्रतिरोध है, इसकी जो रेसिस्टेंस है वो भी क्या होगी? घट जाएगी। रीजन क्या है कि यहाँ पे हमने साफ साफ लिख रखा है कि अगर चालक की लंबाई बढ़ाई जाएगी तो रेसिस्टेंस बढ़ेगी, और अगर चालक की जो लंबाई है वो घटाई जाएगी तो रेसिस्टेंस भी घटेगी। तो यहाँ पे ध्यान किस चीज का देना है आपको? अगर लंबाई बढ़ रही है तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और अगर लंबाई घट रही है तो प्रतिरोध भी घटेगा। तो ये था आपका पहला रूल। ठीक है, दूसरा क्या है? अगर किसी सुचालक की क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब बोल सकते हैं मोटाई, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या हो गया? उसकी मोटाई। अगर कोई सुचालक है, कोई तार है, कोई कंडक्टर है, उसकी अगर मोटाई को घटाई जाती है, क्या की जाती है? घटाई जाती है। मतलब कि मोटाई को क्या करना है? कम कर देना है। पहले अगर वो इतना मोटा था, सपोज मान के चलिए कि अगर पहले वो थोड़ा सा ज्यादा मोटा था, तो अब क्या हो गया? थोड़ा सा वो कम मोटा हो गया। तो जैसे ही उसकी मोटाई को अगर घटा देंगे हम लोग, तो क्या होगा? उसकी जो रेसिस्टेंस है, उसका जो प्रतिरोध है, उसी अनुपात में बढ़ जाता है। क्या होता है? अगर आप मोटाई को घटा रहे हैं तो क्या होगा? रेसिस्टेंस का क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर तार मोटी है तो उसमें रेसिस्टेंस कम रहेगी, अगर तार पतली हो गई, ठीक है, तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगी?
बढ़ जाती है। और अगर इसके ठीक विपरीत, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया या फिर मोटाई बोल सकते हैं, देखिए क्रॉस सेक्शनल क्या होता है, क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है उसका, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं तो जैसे क्या है, हमारे पास अगर ये पेन है, ठीक है, देखने को ध्यान से बिल्कुल, अगर आप लोग, ये जो हमारा पेन है, इस पेन का जो ये ब्लू वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है ना, ये ब्लू वाला हिस्सा, ये क्या है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये इसकी लंबाई और ये इसका क्या हुआ, क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलो या फिर इस पेन की मोटाई बोलो, दोनों क्या है, चीजें एक हैं। ठीक है, तो क्या मेरा कहने का मतलब क्या हो गया कि इस पेन की लंबाई ये है और क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बोले या फिर हम इसकी मोटाई बोले, बात एक ही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसकी मोटाई, अगर उसकी मोटाई को हम मोटाई को अगर बढ़ाई जाती है, मतलब क्या है कि अगर उसकी जो आपका जो कंडक्टर है वो वायर है या फिर केबल हो, कुछ भी हो, उसकी अगर मोटाई को हम लोग बढ़ा देते हैं, ठीक है, मोटाई क्या हो गई, बढ़ गई, तो उसकी जो प्रतिरोध होगी उसी अनुपात में घट जाती है। यहां ध्यान देंगे, यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे आप, यहाँ पे होगा घट। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि अगर मोटाई को आप घटाते हैं तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर आप मोटाई को बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। मतलब क्या है, सिंपली क्या है, ध्यान देना आपको कि उल्टा काम करेगा, मोटाई बढ़ेगी, रेसिस्टेंस घटेगा। ठीक है, मोटाई घटेगी, रेसिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां ध्यान देंगे, इसलिए आपको, अगर आप देखे भी होंगे, अगर कोई अच्छी खासी मशीन है, बड़े बड़े मशीन है, तो उसमें क्या होता है, देखा होगा आपने, जो तार इस्तेमाल की जाती है या फिर जो केबल इस्तेमाल की जाती है थोड़ी सी मोटी होती है, या फिर आपने देखा भी होगा, अगर जमीन के अंदर कोई केबलिंग का काम होता है, अगर केबल वगैरह बिछाई जाती है तो केबल अच्छी खासी मोटी होती है। कारण ये होता है मोटा होने का कि अगर केबल मोटी रहेगी तो उसकी, यहाँ पे जैसा क्या लिखा हुआ है ना, यहाँ पे अगर इसकी जो मोटाई है बढ़ा दी जा रही है, ठीक है, उस केबल की मोटाई अगर बड़ी ज्यादा उसकी मोटाई, तो क्या होगा, उसका जो प्रतिरोध होगा वो घट जाएगा। मतलब क्या है कि प्रतिरोध घट जाएगा तो करंट तेजी से और आसानी से दौड़ेगा। ठीक है, तीसरी है, सुचालक जो आपका कंडक्टर है किस प्रकार के मटेरियल से बनी हुई है, सुचालक जो है किस प्रकार के मटेरियल या धातु से बनी हुई है। अब ध्यान देंगे, सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि जितने भी धातु आप अपने आसपास देख रहे हैं, चाहे वो लोहा है, एल्यूमिनियम है, चांदी है, सोना है, कॉपर है, तांबा है, सबकी रेसिस्टेंस या फिर सबका जो प्रतिरोध होता है वो अलग अलग होता है। लोहे का कुछ और है, चांदी का कुछ और है, कॉपर का कुछ और है, एल्यूमिनियम का कुछ और है, सबका अलग अलग है। किसी का कम है तो किसी का ज्यादा है। आपने देखा भी होगा कि अगर आप दुकान वगैरह जाते हैं, अगर पंखे की वाइंडिंग करवानी है या फिर आपके जो घर में जो स्टेबलाइजर है अगर उसको बनवाना है, या फिर अगर ट्रांसफार्मर वगैरह की वाइंडिंग की जा रही है, तो वहां पे कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि अगर आप दुकान में जाते हैं अगर कोई तार खरीदने, तो जो कॉपर वाली तार होगी उसकी कीमत ज्यादा होगी एल्यूमिनियम वाले तार से। कारण ये होता है कि जो कॉपर की जो प्रतिरोध है वो बहुत, कहीं ना कहीं बहुत एल्यूमिनियम की तुलना में कम है। अब एल्यूमिनियम की तुलना में उसका प्रतिरोध कम हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो करंट है वो कॉपर के वायर से आसानी से और बिल्कुल इजी वे में फ्लो कर जाएगी। उसको क्या होगा, रेसिस्टेंस, उसको प्रतिरोध कम मिलेगा, तो जो गर्माहट है वो कम पैदा होगी, जिस कारण से जो आपका उपकरण है वो गर्म कम होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस मटेरियल से बनी हुई है। जैसे क्या है कि अलग अलग मटेरियल से बनती धातु, कॉपर की वायर है, एल्यूमिनियम की वायर है, सिल्वर की भी वायर हो सकती है। ठीक है, तो क्या है कि सबकी जो रेसिस्टेंस वैल्यू, जो प्रतिरोधन क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। तो उसके हिसाब से क्या होता है कि जो आपका धातु है वो किस मटेरियल से बनी हुई है, आपका जो कंडक्टर है, जो तार है, वो किस धातु से बनी हुई है, उस पर भी प्रतिरोध डिपेंड करता है। अगर कॉपर की बनी है तो कम प्रतिरोध, एल्यूमिनियम की है तो ज्यादा प्रतिरोध, लोहे की है तो और ज्यादा प्रतिरोध। ठीक है, जो चौथा पॉइंट है वो क्या है, जो आपका सुचालक है, जो आपका कंडक्टर है, उसके जो तापमान पर भी प्रतिरोधन निर्भर करता है। मतलब क्या है, जो आपका सुचालक है, जो आपका कंडक्टर है, उसका तापमान क्या है, अगर तापमान कम है तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो थोड़ा सा कम होगा, अगर तापमान ज्यादा हो रहा है तो उसका प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। तो क्या है कि जो आप किसी भी सुचालक का, किसी भी कंडक्टर का जो प्रतिरोध है उसके तापमान पर भी निर्भर करता है। जो आपका, जैसे अगर कॉपर का तार है, एल्यूमिनियम का तार है, किसी चीज का भी तार ले लें आप, तो क्या उसका जो तापमान है उस तापमान पर भी उसकी जो प्रतिरोधन क्षमता है वो निर्भर करती है। अगर कम तापमान
तो कम प्रतिरोधन, ज्यादा तापमान मतलब ज्यादा प्रतिरोधन। ठीक है, तो क्या किन 4 चीज पर डिपेंड करती है? पहली उसकी है लंबाई, लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोधन बढ़ेगा। दूसरी क्या है? उसकी मोटाई, मोटाई बढ़ेगी प्रतिरोधन घटेगा, मोटाई घटेगी प्रतिरोधन बढ़ेगा। तीसरी चीज क्या थी? किस प्रकार के धातु से वो बनी हुई है। और जो चौथी चीज थी वो कौन सी थी? कि जो आपके कंडक्टर है, जो सुचालक है, वो उसका तापमान क्या है उस पर भी वो निर्भर करेगी। तो जो आपके जो प्रतिरोधन है वो 4 चीजों पे निर्भर करती हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे के टॉपिक में जो कि हमारा है कंडक्टर्स। तो जो कंडक्टर है इसका मतलब क्या होता है? सुचालक। क्या मतलब हो गया इसका? सुचालक मतलब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से फ्लो करने दे देगा। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंडक्टर्स, या फिर उसको बोलते हैं हम लोग सुचालक। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे पदार्थ या धातु जो कि विद्युत की धारा को या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से प्रवाहित करा दे। आसानी से प्रवाहित करा दे मतलब क्या हो गया? आसानी से फ्लो करा दे। उसे हम एक अच्छा, यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे आप, ये है अच्छा, उसे हम अच्छा सुचालक कहते हैं। अगर कोई धातु किसी विद्युत धारा को या फिर इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से फ्लो करा दे, आसानी से प्रवाहित करा दे, प्रवाहित का मतलब होता है बहना, करा दे, तो क्या है? वो एक अच्छा सुचालक उसे हम कहेंगे। ठीक है, फिर क्या है? जो सुचालक है उनके कुछ गुणधर्म भी होते हैं। गुणधर्म मतलब क्या क्या हो गए? जैसे क्या है? एक आपकी होती है वैद्युत गुणधर्म, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। और दूसरी है यांत्रिक गुणधर्म, मतलब क्या हो गई? मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो ये आपके हो गए इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और ये हो गई मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो अब एक एक करके डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें आती हैं और मैकेनिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की। जो आपकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है इसको हम लोग वैद्युत गुणधर्म भी कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैद्युत गुणधर्म। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे क्या है? पहला जो गुण है वो क्या होना चाहिए? जैसे कि सुचालक के गुणधर्म में सबसे पहले आपको हम क्लियर कर दें कि इसका मतलब एक्चुअली में क्या हो रहा है। जो सुचालक है उसका एक अपना धर्म होता है कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जैसे अगर हम ये कह दें कि कोई ब्राह्मण है, उसका गुणधर्म क्या है, तो वो क्या बोलेगा कि हम जो ब्राह्मण रहेगा वो किसी भी मांस मछली को नहीं खाएगा, पूजा पाठ करेगा। ठीक है, किसी भी तरीके का नशा नहीं करेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो जैसे कि क्या कर रहे हैं, वो सब चीजें क्या कर रहे हैं, वो पालन कर रहे हैं। ठीक है, तो उनका हो गया वो गुणधर्म। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर हम बोले कि हाँ आपका गुणधर्म क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि हमको अच्छे से पढ़ाई करना है, बुरे काम को नहीं करना है, घर में पापा मम्मी का कहना मानना है। तो ये सब क्या है कि एक अच्छे स्टूडेंट का वो हो गया गुणधर्म। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि यहाँ पे सुचालक का भी होता है गुणधर्म। तो गुणधर्म कौन कौन से हो गए? 2 तरह के हो गए, एक इलेक्ट्रिकल, दूसरा मैकेनिकल। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिकल की बात कर लेते हैं। तो क्या बोलता है कि चालकता अच्छी होनी चाहिए। चालकता मतलब कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई कंडक्टर है, कोई सुचालक है, तो उसमें से जो चालकता मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बिल्कुल अच्छा और बिल्कुल आसान तरीके से होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा क्या है? विद्युत ऊर्जा उष्मा ऊर्जा के रूप में बहुत कम मात्रा में खर्च हो। विद्युत ऊर्जा किसमें खर्च हो रही है? उष्मा ऊर्जा के रूप में बहुत कम मात्रा में। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया कि जब भी किसी सुचालक से करंट दौड़ती है तो क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा उसमें से दौड़ रही है। अब क्या होता है जब विद्युत ऊर्जा किसी सुचालक में से दौड़ती है तो क्या होता है कि उसमें उष्मा ऊर्जा भी उत्पन्न हो जाती है। कारण प्रतिरोधन। प्रतिरोधन के कारण क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा उष्मा ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे आपके घर में है ना इलेक्ट्रिक आयरन है या फिर हीटर है, ये सब में क्या हो रहा है? विद्युत ऊर्जा प्रतिरोधन के कारण उष्मा ऊर्जा में तब्दील हो जा रही है। ठीक है, तो क्या लिखता है कि विद्युत ऊर्जा उष्मा ऊर्जा के रूप में बहुत कम मात्रा में खर्च हो। मतलब क्या है कि प्रतिरोधन, सिंपल से अर्थ में इसका मतलब ये हो गया कि प्रतिरोधन बहुत कम होना चाहिए। प्रतिरोधन जितना कम होगा उष्मा ऊर्जा उतनी ही कम बनेगी। तो क्या होगा, जो आपका विद्युत ऊर्जा है वो आसानी से पहुंच जाएगा।
प्रवाह कर जाएगा। तीसरी है कि सुचालक की प्रतिरोधकता या फिर रेसिस्टिविटी कम होनी चाहिए ताकि बिजली की धारा आसानी से प्रवाहित हो सके। जैसा भी मैंने बताया आपको कि कोई भी सुचालक की जो रेसिस्टिविटी होती है वो काफी कम होनी चाहिए। रेसिस्टिविटी अगर कम होगी, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधकता, अगर वो कम होगी तो जो बिजली है वो आसानी से सुचालक के जरिए प्रवाह कर जाएगी, फैल जाएगी। ठीक है। तीसरी है सुचालक के तापमान बढ़ने के साथ साथ प्रतिरोध या फिर रेसिस्टेंस में बढ़ोतरी बहुत कम अथवा ना के बराबर हो। मतलब क्या है कि सुचालक के तापमान के बढ़ने के साथ, जैसा मैंने पहले बताया था अभी कि सुचालक के तापमान पर भी प्रतिरोधन डिपेंड करेगा। तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि सुचालक के तापमान के बढ़ने के साथ साथ, जैसे क्या है कोई कंडक्टर है, कोई तार ले लें आप, तापमान बढ़ गया, अभी क्या है थोड़ा सा कम, अभी थोड़ा सा क्या है कि गर्मी कम है, कुछ देर में क्या गर्मी थोड़ी सी बढ़ गई, तापमान थोड़ा सा बढ़ गया, तो उस केस में क्या होगा कि उसकी जो प्रतिरोध है, जो रेसिस्टेंस है, उसमें बढ़ोतरी बहुत कम हो, बहुत कम अथवा ना के बराबर हो, अथवा ना के बराबर। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो प्रतिरोधन है वो तापमान पर भी डिपेंड करता है। तापमान बढ़ेगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था इसके ऊपर कि ये वाले पॉइंट को, कि अगर प्रतिरोधन जो है वो तापमान पर भी निर्भर कर रहा है, अगर तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोधन भी बढ़ेगा, तापमान घटेगा तो प्रतिरोधन भी घटेगा। तो क्या यहाँ पे लिखता है कि अगर तापमान के बढ़ने के साथ साथ प्रतिरोधन में बढ़ोतरी बहुत कम अथवा ना के बराबर हो। मतलब क्या है कि तापमान अगर बढ़ता है तो प्रतिरोधन भी बढ़ेगा, वो तो स्वाभाविक है क्योंकि वो तो उसका गुण है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा कम हो। अगर जैसे क्या है कि अभी नॉर्मल मान के चलिए इतना है, इतना बढ़ा तापमान, तो प्रतिरोधन भी क्या है थोड़ा सा बढ़ेगा, और बढ़ा थोड़ा सा और बढ़ेगा। ऐसा ना हो कि इतना तापमान बढ़ा तो प्रतिरोधन भी इतना बढ़ गया, इतना बढ़ा तो इतना ही भी बढ़ गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, वो सुचालक बेकार हो जाएगा, मतलब वो सुचालक कहलाएगा ही नहीं, बिल्कुल बेकार सा सुचालक कहलाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि उसकी जो गुणधर्म है ये भी होना चाहिए कि अगर उसके तापमान में बढ़ोतरी हो रही हो तो उसके जो रेसिस्टेंस है या फिर उसका जो प्रतिरोध है उसमें बढ़ोतरी तो हो, लेकिन वो ना के बराबर हो। ठीक है। अब हम लोग आते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी पे। मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है, तो सबसे पहले आपकी बात कर लेते हैं हम लोग डक्टिलिटी, मतलब इसको कहते हैं हम लोग तन्यता। क्या कहते हैं इसको हम, तन्यता। ये मैंने आपको पढ़ाया था क्या बोलते हैं, जिसमें वो थे ना चैप्टर जिसमें था आपके क्या बोलते हैं मेटल्स के बारे में था, धातु के बारे में था, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, उनमें था। तो यहाँ पे क्या है, पहली वाली है डक्टिलिटी। तो यहाँ पे ये है सुचालक तन्य अथवा डक्टाइल हो ताकि उसे आसानी से पतले तारों के रूप में बिना टूटे खींचा जा सके। मतलब क्या हुआ कि जो सुचालक आपका है वो इस प्रकार का होना चाहिए, वो थोड़ा सा तन्य होना चाहिए, वो थोड़ा सा क्या होना चाहिए, डक्टाइल, ताकि उसे आसानी से पतले पतले तारों में बिना टूटे खींचा जा सके। ठीक है, अगर वो टूट जाएगा मतलब वो डक्टाइल नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया मैकेनिकल का। दूसरा है सोल्डरेबिलिटी, मिलाप की। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट या वायरिंग में कोई जॉइंट, ध्यान देंगे जो जॉइंट शब्द है यही इसको दर्शाता है सोल्डरेबिलिटी के बारे में, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ना जोड़ या संयुक्त। तो क्या कहता है कि होने के बावजूद उस सर्किट की प्रतिरोध रेसिस्टेंस बहुत कम हो, उस सर्किट की प्रतिरोध बहुत कम हो। मतलब क्या है कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है या फिर कोई वायरिंग है, उसमें अगर कोई सपोज कोई तार जा रहा है, तो सपोज कोई तार गई इतनी लंबी, बीच में क्या हुआ, जैसे कि यहीं पे अगर हम देख लें यहाँ पे ये तार है, सपोज ये कोई तार है यहाँ से गई इतनी लंबी है। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा बीच से काट दिया। काटने के बाद क्या होगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। जब इसको दोबारा हम ज्वाइंट कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ज्वाइंट, जो कि लिखा हुआ यहाँ पे कोई ज्वाइंट, जोड़ या संयुक्त। तो इससे क्या होगा, अगर ये करने के बाद भी उसकी जो प्रतिरोध है, जो रेसिस्टेंस है, वो बहुत कम हो। ठीक है, तो आपकी जो कंडक्टर है उसकी ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसका ऐसा गुणधर्म होना चाहिए कि अगर तार को बीच से कट गई हो, उसको आप दोबारा जोड़ रहे हैं तो जोड़ने के बाद भी किसी भी प्रकार की प्रतिरोध या फिर रेसिस्टेंस ना हो, और अगर हो तो वो ना के बराबर हो, बहुत कम हो। ठीक है, अब है एंटी कोरोसिव, मतलब संक्षारक विरोधी।
इसका मतलब क्या हो गया, सुचालक कंडक्टर्स बाहरी वातावरण एवं कठिन परिस्थितियों, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बाहरी वातावरण एवं कठिन परिस्थितियों में। अब जैसे क्या है, बाहरी वातावरण क्या हो गया, धूप है, गर्मी है, बरसात है, आंधी तूफान है, तो ये सब क्या हो गए, बाहरी वातावरण हो गए एवं कठिन परिस्थितियां हो गई कि आंधी चलने लगी, धूप का बहुत काफी तेज है, बारिश होने लगी। तो क्या है कि उन सब स्थितियों में भी आसानी से सड़े गले या खराब ना हो। अगर वो धूप से, बारिश से, आंधी वगैरह से अगर वो खराब हो जा रहा है, टूट जा रहा है, किसी प्रकार से वो डिफेक्ट हो जा रहा है, तो इसका मतलब वो अच्छा सुचालक नहीं है। अगला पॉइंट है, सुचालक खिंचाव एवं दबाव बल को आसानी से सह सकती हो। कौन सा है, खिंचाव एवं दबाव बल को आसानी से सह सकती हो। मतलब क्या है, जो आपका सुचालक है वो क्या है कि खिंचाव बल लगेगा, खिंचाव बल मतलब क्या होगा, खींचना, वो क्या होगा, खिंचाव बल। और उसको दबाना मतलब क्या हो गया, दबाव बल। जैसे क्या है, ये आपका सुचालक है, इसको हम खींच रहे हैं, दम लगा के खींच रहे हैं बिल्कुल, तो ये क्या हो गया, खिंचाव बल। और इसको अगर हम दम लगा से दबा रहे हैं तो ये क्या हो गया, दबाव बल। तो क्या है, जो सुचालक, जो अच्छा सुचालक है वो क्या है कि उसका खिंचाव बल और सुचालक खिंचाव और दबाव को सह सकती है। मतलब क्या है, तो सुचालक हो वो इस प्रकार से हो कि वो खिंचाव बल और दबाव बल दोनों को आसानी से सह सके। ऐसा ना हो कि खींचे तो वो टूट जाए, दबाएं तो वो मतलब चूर हो जाए या फिर टूट जाए। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, सुचालक ऐसी धातु से बनी हो जिसका आसानी से निर्माण किया जा सके। धातु जो आपकी धातु से बनी हो जिसका आसानी से निर्माण किया जा सके। अब क्या है कि हमको ये भी देखना है कि सुचालक तो आपके बहुत सारे हैं, सोने हैं, चांदी हैं, ये सब भी हैं, लेकिन क्या है कि हम कोशिश ये करेंगे कि जो हमारा सुचालक है वो इस प्रकार का हो कि उसे आसानी से निर्माण किया जा सके, उसे आसानी से बनाया जा सके। कैसे बनाया जा सके, जो हम लोग चैप्टर पहले पढ़ लिए थे, स्टेट ऑफ मैटर था या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स था, उसमें पढ़े थे हम लोग कि किस प्रकार से, शायद चैप्टर था ना वो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, उसमें पढ़े थे हम लोग कि जमीन के अंदर से जो ओर निकाल रहे थे उन ओर से हम लोग धातु बना रहे थे। तो वो जो धातु बन के आया वो कहाँ से निकला, जमीन के अंदर से ओर से निकला ना। तो क्या है कि धातु जो आपका सुचालक है वो उस धातु का हो जो कि आसानी से अवेलेबल हो हमारे पास, आसानी से और कम कीमत पे, कम लागत पे, कम खर्च पे और अधिक मात्रा में उपलब्ध हो। उस सुचालक का इस्तेमाल हम लोग ज्यादा करेंगे ताकि अगर वो अधिक मात्रा में उपलब्ध रहेगी, इकोनॉमिक रहेगी, सस्ती रहेगी, तो उसका निर्माण भी क्या होगा, आसान होगा। ऐसा नहीं होता है कि सोने के तार नहीं होते या फिर चांदी के तार नहीं होते हैं, होते हैं, लेकिन क्या है काफी कॉस्टली है क्योंकि उनकी जो उपलब्धता है हमारे देश में थोड़ी सी कम है, इसलिए वो क्या है, महंगी है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा था। तो एक बार रिकैप आपको दे देते हैं। सबसे पहले हम मैकेनिकल में क्या था, चार चीजें थी। डक्टिलिटी, खींचना तो है लेकिन टूटना नहीं है। दूसरा सोल्डरेबिलिटी, मतलब क्या है कि अगर तार कहीं पे ज्वाइंट हो रहा है, ज्वाइंट होने के बावजूद उसकी जो प्रतिरोधन है वो बहुत कम हो, ना के बराबर हो। तीसरा है एंटी कोरोसिव, ना सड़ेगा ना गलेगा, किसी भी भारी वातावरण को आसानी से वो झेल लेगा। चौथा है खिंचाव बल और दबाव बल को आसानी से वो सहेगा। और पांचवा है कि वो आसानी से निर्माण हो सके ताकि हमें वो कम कीमत पर आसानी से मिल सके। ये थी मैकेनिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल में क्या क्या थी, जिसकी जो चालकता है अच्छी होनी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन्स आसानी से फ्लो कर सके। विद्युत ऊर्जा है जो ऊष्मा ऊर्जा के रूप में काफी कम तब्दील हो ताकि जो आपका विद्युत ऊर्जा है वो उसका नुकसान कम हो। उसकी जो प्रतिरोधकता है वो कम होनी चाहिए ताकि बिजली जो है आसानी से, बिजली की जो धारा है वो आसानी से प्रवाहित हो सके। और जो सबसे लास्ट है वो था सुचालक के तापमान अगर बढ़ती है तो क्या है, प्रतिरोध तो बढ़ेगा लेकिन क्या है, बिल्कुल नहीं के बराबर बढ़ेगा। तो ये थी इलेक्ट्रिकल, जो आपकी ये थी आपकी वैद्युत गुणधर्म और ये थी आपकी यांत्रिक गुणधर्म। और इसके पहले जो टॉपिक हम लोग पढ़े थे वो क्या था, लॉज ऑफ रेसिस्टेंस, प्रतिरोध के नियम थे। लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध बढ़ेगा, मोटाई बढ़ेगी प्रतिरोध घटेगा, मोटाई घटेगी प्रतिरोध बढ़ेगा। तीसरा क्या था, किस प्रकार के धातु से बनी है उस पर भी प्रतिरोध डिपेंड करेगा। और चौथा क्या था कि उसका जो आपका सुचालक है उसका तापमान क्या है, उसके तापमान पर भी प्रतिरोध घटेगा या बढ़ेगा। तापमान अधिक तो प्रतिरोध अधिक, तापमान कम तो प्रतिरोध कम। तो ये सब आपकी टॉपिक्स हो गई थी क्लास सेकंड क्लास की, जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, अब यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड क्लास, ये सेकंड क्लास। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होता है कि सेकंड क्लास के सारे टॉपिक्स आपकी होती है यहाँ पे खत्म। देख लेना यहाँ पे, अब यहाँ पे और कोई टॉपिक नहीं बची सेकंड क्लास की। तो सेकंड क्लास की टॉपिक आज खत्म होती है। इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। कहीं कोई डाउट आती है तो हमें आप संपर्क करेंगे, फोन करेंगे, पूछेंगे। और सेकंड क्लास की टॉपिक खत्म हो गई। अगली दिन मैं शुरू करूंगा थर्ड क्लास की टॉपिक। जो क्लास थर्ड थी हमारी, उसको आप अपने ड्राइव से या फिर फेसबुक से कहीं से भी खोज करके निकाल सकते हैं, डाउनलोड करके उसको अपने पास रख लीजिए, ताकि जब हम उस टॉपिक को डिस्कस करें तो वो नोट्स आपके पास पहले से अवेलेबल हो। तो उम्मीद करता हूँ जितने टॉपिक्स मैंने आज डिस्कस करी हैं आपको समझ में आई होंगी। अच्छे से पढ़ें, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने के लिए गूगल और यूट्यूब का सहारा लें, और अगर दिक्कत आती है तो हमें संपर्क करें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। धन्यवाद।